हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आदर्श राज्य प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में वर्णित किया है। ये टॉपिक आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में समान रूप से उपयोगी है। प्लेटो ने अपनी बुक्स रिपब्लिक में बताया है कि आदर्श राज्य के चरण कितने होते हैं और उसका विकास किस तरह से होता है। तो इसलिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम आज इस दो टॉपिक पर विचार करेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की फाउंडेशन, आधारशिला या नींव क्या है और इसका आधार स्तंभ यानी कि पिलर्स क्या है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ दो बातों पर डिस्कस करेंगे आज के आदर्श राज्य की फाउंडेशंस और पिलर्स क्या क्या है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के निर्माणक तीन वर्ग है। एक तो दार्शनिक शासक, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यानी कि आदर्श राज्य का निर्माण किनसे होता है? उत्पादक वर्ग से, सैनिक वर्ग से और दार्शनिक शासक से। यदि ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों का एक दूसरे से हस्तक्षेप किए बिना संपादन करते हैं तो राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार न्याय सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है, नींव है। क्या है आधारशिला? प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है? न्याय का सिद्धांत। दूसरे शब्दों में प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय सिद्धांत पर टिका हुआ है। नींव क्या है आदर्श राज्य की? न्याय सिद्धांत है। यानी कि प्लेटो का पूरा आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। क्योंकि यदि राज्य के नागरिक अपने अपने वर्ग के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आदर्श राज्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसा प्लेटो का मानना है। इस प्रकार प्लेटो की दृष्टि में राज्य न्याय पर आधारित है, जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में अपने अपने निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। तो प्लेटो फाउंडेशंस किसको मानता है आदर्श राज्य का? न्याय के सिद्धांत को। और न्याय सिद्धांत क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत है तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे का उल्लंघन करते हुए अपने अपने कार्य संपन्न करेंगे, यही न्याय है। अब देखते हैं इसके पिलर्स क्या है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के पिलर दो है, एक तो शिक्षा और एक साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद है। रूसो ने तो रिपब्लिक को शिक्षा का ग्रंथ कहा है, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है। एक विचारक हुए थे रूसो, उन्होंने रिपब्लिक की व्याख्या किस तरह से की? शिक्षा के ग्रंथ के रूप में की थी। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा द्वारा किसी व्यक्ति को किसी कार्य का उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा फिर वह व्यक्ति उस कार्य को करने के योग्य हो जाता है। अतः शिक्षा उस व्यक्ति को वही कार्य करने की प्रेरणा देती रहती है। प्लेटो का यह भी मानना है कि राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली से व्यक्ति के दृष्टिकोण को एक सही दिशा में बदला जा सकता है। तो प्लेटो का शिक्षा का दो उद्देश्य थे। पहला कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और वो उसके योग्य बनाया जा सकता है। फिर वह व्यक्ति उस कार्य को बार बार अपितु श्रेष्ठ ढंग से कर सकता है। दूसरा ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के स्वभाव को आदर्श राज्य के स्वभाव के अनुसार ढाला जा सके। इस तरह प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण है कि शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान शिक्षा दी जाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति को राज्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। शिक्षा द्वारा दार्शनिक शासक तैयार किए जाते हैं। तो कितने हैं इम्पोर्टेंट है? एक तो है कि राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा है, शारीरिक और मानसिक विकास शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्ति को राज्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है, और शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि दार्शनिक शासक तैयार किए जाएं। अब दूसरा पिलर है इसका साम्यवाद। साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास तो हो जाता है, लेकिन कुछ बाह्य परिस्थितियां ऐसी होती है जो मनुष्य को पथ से भ्रष्ट कर देती है। अतः साम्यवाद द्वारा प्लेटो इन बाह्य परिस्थितियों को हटाना चाहता है। अब ऐसी बाह्य परिस्थिति कौन कौन सी है? दो है, एक तो परिवार है और एक निजी संपत्ति।
तो परिवार और निजी संपत्ति, ये जो बाह्य परिस्थितियां उनको किस द्वारा हटाया जा सकता है? साम्यवाद के द्वारा। प्लेटो का क्लियर कहना है कि शिक्षा द्वारा नैतिक विकास हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य सांसारिकता में जीता है बाह्य, तो उसको बाह्य परिस्थितियाँ आती है जिसमें परिवार और निजी संपत्ति मुख्य है, तो ये मनुष्य को अपने पद से भ्रष्ट कर देती है, पद से हटा देती है। इसलिए इनको दमन करने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है। लेकिन प्लेटो ने अपने साम्यवाद को सिर्फ सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए रखा है। उन्हीं के लिए माना सिर्फ साम्यवाद को, इसके लिए सैनिक वर्ग के लिए और शासक वर्ग के लिए, क्योंकि आदर्श राज्य का सफल निर्माण तथा संचालन इन वर्गों की कार्यकुशलता, क्षमता तथा स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति इनकी आस्था पर निर्भर है। प्लेटो ने साम्यवाद को सिर्फ सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए ही तैयार माना है और इन्हीं के लिए इन्होंने रखा है। सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को प्लेटो क्या कहता है? संरक्षक वर्ग बताता है, संरक्षक वर्ग मानता है। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग के पास न तो संपत्ति होती है और न परिवार होता है, लेकिन संरक्षक वर्ग की सेवाओं के बदले राज्य इनकी जरूरी आर्थिक आवश्यकताओं का प्रबंध करता है। यानी कि संरक्षक वर्ग जो सेवा देता है राज्य को, उनके बदले राज्य इनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। एक तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होती है। प्लेटो ने यह क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों के पास आर्थिक शक्ति है उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति है उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लेटो का जो मत है आज भी हर तरह के डेमोक्रेसी में, हर तरह की शासन व्यवस्था में पाई जाती है। आज प्रेजेंट वर्तमान में देख लीजिए, लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी अलग अलग पाई जाती है, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों बिल्कुल ही। तो इस तरह से प्लेटो ने बताया है कि आदर्श राज्य की फाउंडेशन क्या है, पिलर्स क्या है। फाउंडेशन है एक तरह से न्याय सिद्धांत और पिलर है शिक्षा और साम्यवाद। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।